सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके हम, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि आप लोगों को ज्यादातर उस तरह की चीजें जो है जो आपको हेल्पफुल हो सके और जो आप यूज कर पाए, उस पर हम ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जैसे पंच तत्व की ही बात करते हैं, तो किसी भी चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए उसके बेस को समझना जरूरी होता है। पहली बात तो ये कि नेचुरोपैथी की जब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है क्या, तो यही एक सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा नेचुरल सब जुड़ जाता है ना, तो हम आजकल इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के चलते हैं कि हम किसी भी वैकल्पिक चिकित्सा की बात करें, हम सभी को ही नेचुरोपैथी के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से जो भी चिकित्सा हम करते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आ जाती है। लेकिन जब हम इस यहाँ पे पर्टिकुलर प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात कर रहे हैं, प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, तो वो पंच तत्व पर ही आधारित होती है। तो पंच तत्व को ही हमें मेन समझना पड़ता है। और वहां पे दो चीजें होती है कि प्रकृति, जो प्रकृति शब्द है उसको समझ करके ही हम प्रॉपर इसको ले सकते हैं। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति को हम किस रूप में देखते हैं, प्रकृति को हम कैसे समझ सकते हैं, प्रकृति में को की बात जब हम कर रहे हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन दूं मैं आपको नेचुरोपैथी की, तो उसमें कहा जाता है कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति की चिकित्सा करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर इस डेफिनेशन को हम समझ जाएं, क्योंकि और बहुत सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं मुख्य तौर पर इसी पे विश्वास करती हूँ, इसी को ही आप समझोगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा है, तो अब यहाँ पे दो तरह की प्रकृतियां आ गई। एक प्रकृति वो जिसके माध्यम से चिकित्सा हो रही है, एक प्रकृति वो जिसकी चिकित्सा हो रही है। तो दोनों ही प्रकृति है। तो जब दोनों ही प्रकृति हैं तो वो कहाँ से आती हैं, वो कहाँ है, कहाँ पे है, और किस प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकृति किसको कहा गया है। प्रकृति कहा गया है पंच तत्वों का समुच्चय। पंच तत्वों का जो समूह है वही नेचर है, क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड में बाहर अंदर बाहर सब जगह आप देख रहे हो, आपके आमने सामने आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, आप महसूस करते हो, ये सभी कुछ क्या है, एक सृष्टि जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये नेचर होता है। और ये नेचर जिसको हम बोल रहे हैं, प्रकृति जिसको बोल रहे हैं, प्रकृति आई कहाँ से, आप लोगों ने शायद इसमें, क्योंकि ये बहुत डीप है, इसको तब उस तरह से हम समझते हैं ना, तो हमने सांख्य फिलॉसफी पढ़ी होगी थोड़ा बहुत कहीं पे, अगर आपने योग पढ़ा है तो उसमें सांख्य दर्शन एक आता है। सांख्य दर्शन में शब्द आता है प्रकृति और पुरुष, दो चीजें उसके अंदर आती है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो वहां पे प्रकृति को नाना रूप से बताया गया, कई कई तरह से बताया गया। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति एक है, प्रकृति जड़ है, कई आपने सुना होगा इस चीज के बारे में। तो हम जब यहाँ पे भी प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति को हम मानते हैं पांच जो तत्व हैं, इन पांच तत्वों के माध्यम से ही इस प्रकृति का निर्माण होता है। अब ये प्रकृति का निर्माण मतलब जब से, चाहे हम उसमें, अब आप बोलोगे नेचर को हम क्या बोलते हैं, पर्वत पहाड़ झरने नदी आकाश, ये सब चीजों को हम नेचर बोलते हैं। तो ये सब चीजें भी कहाँ से आ रही है, जो पांच तत्व उन्हीं से ही निकल करके बनती है, उन्हीं से ही बनती है। तो सबसे पहली बात कि सृष्टि की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति भी किससे मानी गई है, शब्द से। शब्द ब्रह्म माना जाता है, शब्द ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है, और वही प्रथम तत्व भी माना गया। तो शब्द, क्योंकि देखो जब हम पंच तत्व की बात करते हैं तो पंच तत्व से पहले तन्मात्राएं आती हैं, सूक्ष्म जो उसका रूप है वो तन्मात्र होता है। और शब्द क्या है, शब्द भी एक तन्मात्र है, मतलब आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। फिर शब्द से स्पर्श, स्पर्श से रूप, रूप से रस, रस से गंध। तो ये पांच जो सूक्ष्म तत्व हैं, इन सूक्ष्म तत्वों से फिर पांच तत्व बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सीक्वेंस में भी है, ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको बताया जाता है कि सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, शब्द आकाश से फिर स्पर्श की उत्पत्ति हुई, स्पर्श, इन तीनों को मिला के फिर वायु की उत्पत्ति हुई। बस प्लस प्लस जब हम करते गए तो हमारे पास लास्ट में पृथ्वी आया। और इसीलिए पृथ्वी को हम स्थूल कहते हैं, क्योंकि वो जुड़ता गया, और इसीलिए आकाश को सबसे ज्यादा सूक्ष्म कहा जाता है। तो ये पांच तत्व को ही हम प्रकृति कहते हैं। तो ये पांच तत्व आपको कहाँ दिखते हैं, आपको पूरे ब्रह्मांड में ये पांच तत्व दिखाई देते हैं। तो अब इसमें कहा कि इस पंच तत्वों से, इन पांच तत्वों से एक तो प्रकृति हो गई, और जिसकी हम चिकित्सा करने वाले हैं, तो किसकी आप चिकित्सा करते हो,
जो भी है, चाहे मैं हूँ, आप है, कोई भी है, हम इस शरीर की चिकित्सा करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर जो शरीर किस चीज से बना हुआ है, इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या आपने देखा होगा, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, आयुर्वेद में मिल जाएंगी, आपका जो जिसमें जहाँ पे कहा गया है, नेचुरोपैथी में मिल जाएंगी, योग में मिल जाएगा, कि वहां पे हर जगह पे ये बताया जाता है कि शरीर जो है वो 5 तत्वों से निर्मित है। जो ये 5 तत्व है। तो अब ये दोनों का सामंजस्य हो गया। ये हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है और जो बाहर की प्रकृति है। तो इसी में कि अब ये क्या कहता है, कहती है नेचुरोपैथी, क्या कहती है कि हमारे शरीर में इन 5 तत्वों में अगर कहीं पे भी डिसबैलेंस होता है, अगर वहां पे किसी तरह का भी असंतुलन पैदा होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे शायद, असंतुलन किस चीज में हो रखा है, जल तत्व में। अब जल तत्व का असंतुलन देखने को मिल रहा है, तो कहीं घर गिर रहे हैं, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पे कोई बह रहा है, कहीं पे कितनी तरह की आपदाएं आप आज देख लो। इस समय पे अभी देहरादून में अगर आप देखोगे, पहाड़ों पे देखोगे, हिमाचल में देखो कितना ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये क्या है, पहले भी था, पानी तो पहले भी था वहां पे, सब कुछ था, लेकिन क्या हो गया है, असंतुलन, डिसबैलेंस, वृद्धि हो गई है। जो अतिवृष्टि हो रही है, उसके कारण जल तत्व में वृद्धि हो गई है। जल तत्व में वृद्धि हो रही है, तो देखो कैसे तबाही मचा रहा है। तो ऐसा ही बॉडी में भी है, कहीं पे भी। अब इस तरह की जब आप कभी हीट देखते हो, तो वहां पे अग्नि तत्व की अधिकता की बात करते हैं हम। तो अगर हम बात करेंगे इन्हीं सब चीजों को, हम समझेंगे कि शरीर में भी ऐसा ही होता है। शरीर के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो जिस तरह की चीजें आपको बाहर दिखाई दे रही हैं, उस तरह की घटना अगर आपके हमारे बॉडी के अंदर घटती है, तो ऐसे ही तोड़फोड़ मचती है। यही प्रॉब्लम है। तो हमें इस चीज को समझना पहले जरूरी है कि जो 5 तत्व की हम बात करते हैं, कि वो 5 जो तत्व हैं, इन 5 तत्वों को किस तरह से हम रिलेट करेंगे पहले तो, और फिर रिलेट करने के बाद फिर उनके बैलेंस की स्थिति को कैसे समझेंगे, और फिर उसका डिसबैलेंस को कैसे पहचानेंगे, और फिर उसको बैलेंस स्थिति में कैसे लाएंगे। यही नेचुरोपैथी। सबसे पहला पार्ट तो 5 तत्वों को समझना, दूसरा उसके डिसबैलेंस को समझना, और तीसरी बात कि जो उसका डिसबैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। यही नेचुरोपैथी है, और उसमें किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 5 तत्व हैं, उन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से ही उसको बैलेंस करने की बात की जाती है। इसीलिए इसमें बहुत सारे सिद्धांत अभी आपने पढ़े भी होंगे, जहाँ पे बताया भी जाता है कि हम इसमें अगर देखते हैं कि कोई बाहर का कोई भी दवाइयाँ, मेडिसिन, इस तरह की चीजें कोई भी यूज नहीं होती है। कुछ भी चीज तरह का केमिकल बॉडी में नहीं डाला जाता। ये मेन पार्ट है इस थेरेपी का। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। तो जब हम 5 तत्व की बात अब करते हैं, तो उस तरह से ही हमें इसको समझना है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि ये 5 तत्व जो है, इनका रिलेशंस कैसा है। तो जब हम इन 5 तत्व की बात करते हैं, तो उसका डिसबैलेंस है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो उसके सोर्सेस हैं, कहाँ से शुरू होती है। तो वही पीपीटी में आपको दिखा रही थी, क्योंकि जब तक हम इसको विकासवाद सिद्धांत इसको कहते हैं सांख्य का, कि प्रकृति और पुरुष सबसे पहला जब माना जाता है कि एक तत्व है, वो है प्रकृति। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से फिर महत की उत्पत्ति होती है, महत से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार में फिर 3 अहंकार की बात की जाती है, सत, रज और तम। ये 3 अहंकार उत्पन्न हुए। और इन अहंकार, जब 3 अहंकार की स्थिति हुई, तो उसमें भी ये तीनों के अपने अपने अलग अलग गुण थे। तो रज जब क्रियाशील हुआ सत के साथ में, तो वहां पे फिर पंच तन मात्राएं, जिसकी मैंने अभी बात बताई, पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति इसमें बताई जाती है। फिर उसके बाद हमारे नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्म इंद्रिया। और इसी तरह से जब ये तम के साथ में जुड़ता है, तो पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत, इस तरह से इसकी उत्पत्ति पूरी की पूरी बताई गई है। और जब ये पूरा शरीर भी बनता है, तो यहाँ से जब ये पंच तत्व आ रहा है, तो पंच तत्व में क्योंकि चेतना भी है, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति पुरुष जब एक हो गया, तो वहां पे चेतना भी आ गया और प्रकृति भी आ गया, तो दो चीजें मिक्स हो गई हैं। तो जब चेतना आ गई है, तो वहां पे आत्म तत्व आ गया है, और साथ में ये 5 तत्व आ गए हैं, तब ये शरीर आपका बना हुआ है। तो उस तरह से ही हमें इसमें फिर ट्रीटमेंट भी बात करनी पड़ती है, कि जब हम इसमें आप देखें कि 5 तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने बताया आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी। यही सीक्वेंस है इसका। कभी भी जैसे कभी पूछते हैं ना, तो अधिकतर लोग को 5 याद तो होते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस गड़बड़ करते हैं। लेकिन इसी सीक्वेंस में हमें इसको याद रखना है कि ये 5 तत्व इस सीक्वेंस में, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का रीजन है ये। तो उस तरह से हम इसको देखते हैं, और इसी तरह से ये धीरे धीरे करके स्थूल होते जाते हैं। आकाश को सबसे सूक्ष्म माना गया है, उसके जबकि सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बृहद आकाश ही माना जाता है, लेकिन
उसको आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते उसको, बस हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कहाँ-कहाँ किस तरह से है। तो इस तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर वायु, अग्नि, जल और फिर उसके बाद पृथ्वी। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी है। अब हमें उसको शरीर के अंदर देखते हैं। शरीर में आप कैसे देखोगे? शरीर में आप उल्टा आपको रिवर्स जाओगे, तब उसको समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, हम इसमें रिवर्स में जाएँगे क्योंकि सबसे पहले हमें पृथ्वी दिखती है या पृथ्वी को ही हम जानते हैं। शरीर मतलब पृथ्वी, जिसको कि आप देख रहे हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो अभी इस समय पे क्या दिख रहा है आपको? आपको मेरा फेस दिख रहा है, मेरी बॉडी दिख रही है, मेरी आँखें, नाक, कान, मुँह, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं और सुनाई दे रही है वो अलग है, शब्द भी आपको सुनाई दे रहा है। तो लेकिन एक दृष्टि जो दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं, ये है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी में वेट होता है, आपके बॉडी में भी जिसको जो हम देते हैं हड्डियाँ और जो आपका मांस है, ये पूरा का पूरा क्या है? पृथ्वी तत्व। तो अब जो पृथ्वी तत्व है, तो इस पृथ्वी तत्व में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कब होगी, क्या होगी, कैसे प्रॉब्लम होगी, डिसबैलेंस कैसे होगा, उसको हमने समझना है। तो पहले हम तत्व को ही समझ लेते हैं, उसके बाद जैसे आप ये देखते हो कि जैसे बाहर हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो पृथ्वी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो मिट्टी है, वहाँ पे आप खेती करते हो, वहाँ पे आप अनाज उगाते हो, वहाँ पे आप फल के पेड़ पौधे लगाते हो, वहाँ पे आप जहाँ पे बाढ़ आ रही है, आजकल पानी आ रही है, तो वहाँ पे पौधे लगा दोगे, तो वहाँ पे वो उसको रोकने का काम करती है। तो पृथ्वी तत्व का एक वेट होता है, एक वो स्थिति है और उसके अपने गुण भी हैं, अपने अलग-अलग गुण होते हैं। उस तरह से वो बॉडी का सहयोग करती है। तो यहाँ पे शरीर में भी यही है कि मांस जो है, हड्डियाँ जो हैं, वो आपको एक ढाँचा प्रदान कर रहे हैं। एक शरीर को क्या प्रदान कर रहे हैं? एक पूरा का पूरा ढाँचा प्रदान करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं। उस आकार में फिर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं कि जब वो एक ढाँचा, एक आकार आता है, उसको पृथ्वी तत्व के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम कहीं पे दिख रही है, वहाँ पे देखो, अब आपको स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे, आपको अगर जैसे अब डिसबैलेंस कहाँ-कहाँ पे होगा तत्वों का, कि अगर मिट्टी तत्व में डिसबैलेंस हो रहा है, तो सबसे पहला डिसबैलेंस तो आपको दिखाई देता है वेट के रूप में, कि अगर हम हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपने आप ही हो गया कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसबैलेंस हो गया है, ये बढ़ गया है, पृथ्वी तत्व आपका बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पृथ्वी तत्व किस-किस रूप में बढ़ सकता है, कहाँ-कहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि वो हमें फैट दिख रहा है, तो पूरे बॉडी में ही बढ़ गया है। किसी जगह पे, किसी एक जगह पे भी बढ़ सकता है। कि वहाँ पे किसी तत्व के साथ में, क्योंकि मिक्सचर होता है। अब जैसे आपने बोला सिंपल फोड़ा हो गया कहीं पे, तो फोड़ा क्या हो गया कि हमारा हाथ यहाँ से सूज गया है, यहाँ पे कोई कोई बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। इकट्ठा क्या हुआ है उसके अंदर? पस हो गया, टॉक्सिस इकट्ठा हो गया और उसके अंदर जो मांस था वो सड़ने लगा है, वो वहीं पे गलने लगा है। तो ऐसी अब ये चीज़ें प्रॉब्लम है। अब धीरे-धीरे करके वो कैंसर बन गया। नाम हम उसको पता नहीं कितने तरह से दे सकते हैं। कई-कई प्रॉब्लम के नाम हम दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है? हुआ वहाँ पे क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आई है, वो कहाँ से आई? वो पहले आपके अंदर बॉडी में इकट्ठा हुआ, टॉक्सिक्स इकट्ठा होकर के फिर वो आपके वायु के साथ में जुड़ा, फिर आपके जल में घुला, जल में घुलने के बाद अब वो प्रतिरक्षित कहाँ हो रहा है? आपके मिट्टी में, आपके पृथ्वी तत्व में, और पृथ्वी तत्व के माध्यम से नेचर उसको बाहर निकालना चाहता है। तो इस तरह से हमें उसको समझना पड़ता है प्रॉब्लम को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी डिस्टर्बेंस जो कम होने से, ज़्यादा होने से, डिस्टर्बेंस से, या किसी तरह गलत गलत तरह का जो हमारा दिनचर्या, आहार-विहार वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब हम जब इस तरह से अगर समझ जाते हैं, तो जो ट्रीटमेंट हम जब करेंगे, तो ट्रीटमेंट एकदम सटीक ट्रीटमेंट होगा और सटीक ट्रीटमेंट होकर के उसका जो हमें फल मिलना है या उपचार मिलना है, वो प्रॉपर तरीके से मिलके हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो फिर सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर दूसरा अगर तत्व आप देखोगे, जल तत्व, क्योंकि दूसरी स्टेज पे अगर अंदर आप जाते हो, तो हम देखते हैं कि इस शरीर में जल ही जल है, 70% जल की बात की जाती है, कि इस शरीर में जो भी आप, अगर जैसे हमने बोला ना कि हम इसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम, अब आपको कोई बोलता है कि कैसे हम पंच तत्वों को नापेंगे बॉडी के अंदर, सब नाप सकते हो। पर अगर आप मिट्टी को और तत्वों को, पृथ्वी तत्वों को देखना चाहते हो, आपको बीएमआई आजकल आ रखा है, आप अपना उसके अकॉर्डिंग वेट नापते हो, अपना ये बताते हो ये यहाँ पे इतना होना चाहिए, पर्टिकुलर और पार्ट का कितना होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए, इंचेज में नापते हो, इस वेट में नापते हो, सब पता करते रहते हो। ऐसे ही जल तत्व में भी है। जल अगर हमारे शरीर में एक नॉर्मल अवस्था में, जैसे अभी मैं बता ही रही थी आपको कि जब तक बारिशें हो रही थी, नॉर्मल अवस्था में था जल, जितनी आवश्यकता के अनुसार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उतना हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी तरह का वंडर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे बाहर हो रहे हैं आजकल।
भाई गंगा नदी में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, जो आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, आप देख ही रहे हो। तो और उसका दूसरी बात क्या होती है, उसका वेग जो होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। भाई नॉर्मल भी जब वो बहता था पानी, तो वो नॉर्मल बह रहा था, नदियां भी नॉर्मल अपनी बहती हैं, लेकिन जब उस पर प्रेशर पीछे से पड़ रहा है तो उसका कितना पावर हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि उन्होंने बड़े बड़े पुल उखाड़ दिए पानी में, इतने सीमेंट के, जबकि सीमेंट को आप पानी डालते रहो, क्या अगर उसी पानी को आप सालों तक उसके ऊपर डालते रहो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो उसका प्रेशर है, आप सुनोगे, अपने अभी कुछ दिन पहले ही, अब मैं एक वो देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी, तो फॉरेन में एक चीज उन्होंने दिखाया था कि हीरे को काटने के लिए वाटर का प्रयोग किया गया। अब आप सोचो कैसे पानी से कैसे हीरे को काटा जाता है, कि हीरा सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ माना जाता है, सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ माना जाता है, कि सबसे ज्यादा कड़ा पार्ट होता है, और उसको पानी से काट सकते हैं। कोई बता सकता है, किसी को कुछ आइडिया है इसका, कैसे कि पानी हीरे को काट सकता है? किसी को भी कुछ आइडिया हो, या कैसे कर सकते हैं ऐसे? इसका एक ही है, इस तरीका होता है, जैसे आपने देखा होगा जेट स्प्रे, एक ट्रीटमेंट करते हैं हम इसमें, नेचुरोपैथी में जेट स्प्रे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जेट स्प्रे का मतलब ये होता है कि एक निर्धारित जो प्रेशर है पानी का, उस प्रेशर से हम बॉडी के ऊपर उसको डालते हैं। तो इसमें भी वही है, इसमें भी पानी का जो काम हो रहा है, पानी में एक प्रेशर को लगा करके उसको एक तरह की धार बन जाती है वो, आप, और वो धार जो इस तरह की धार बनती है कि वो चाकू से भी तेज होती है, जो कि कई चीजों को काट के अलग कर देती है। आपने इसको देखा होगा भी, अगर आप देखो थोड़ा सा, जब देखोगे ना ये बाढ़ बाढ़ आ रही है, तो कैसे वो पुल को उखाड़ते हुए जा रहा है, तो वो प्रेस पानी का के साथ में प्रेशर जो आ रहा है, उस प्रेशर की वजह से उसमें एक वेग बन रहा है और उसको तोड़ते हुए जा रहा है। तो आप ये सोचो कि जब बॉडी में भी ऐसी स्थिति बनती है, तो इस तरह की चीजें तो कभी कभी आती है, बहुत रियर ही होती है, क्योंकि उसको तीव्र रोग कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर तो इस तरह की स्थिति अगर बॉडी के अंदर होगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल भी होता है, कई बार डेथ भी होती है ऐसी स्थिति में। ये क्या है, लूज मोशंस, भयंकर तरीके के जब लूज मोशंस होते हैं तो वहां पे यही स्थिति बनती है, जो हमारी पूरी की पूरी आंत में प्रॉब्लम हो जाती है, और वो पूरी आंत को इस तरह से ही डैमेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जब कंटिन्यूअसली होती है। और उसके बाद जो बॉडी में पानी होता है, उस पानी को पूरा का पूरा निचोड़ लेता है, तो एकदम डिहाइड्रेट की स्थिति बनती है। वो पूरी तरह से, क्योंकि ये तो बाहर से कहीं से भी आ रहा है, हमारी बॉडी में तो निर्धारित मात्रा में है। अब वो निर्धारित मात्रा में जो है, उसमें से भी फिर क्या होता है कि वो जितना बॉडी में रहना है, फिर उसको फिल्टर होना है, फिर वहां से बाहर निकलना है, ये पूरा एक प्रोसेस चलता है वाटर थेरेपी में। और अगर हम जब वाटर में देखते हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसमें अगर डिसबैलेंस आता है, तो दो तरह के डिसबैलेंस आते हैं। एक तो बॉडी में अगर पानी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कैसे, इसका मतलब है कि जो हमारा निष्कासन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जितना बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसका एक निर्धारित स्थिति है, इतना मात्रा में बॉडी में पानी रहना चाहिए, और इतनी मात्रा में डेली आपकी बॉडी से बाहर भी निकलना चाहिए, चाहे वो स्वेट के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से, जैसे भी हो, क्योंकि वो क्या है, वो टॉक्सिक्स है, कि जितना उसने अपनी पूरी बॉडी को एक तरह से क्लीन किया, क्लींजिंग प्रोसेस जो चलाया, क्लीन होकर के वहां से सारे विषैले तत्वों को अपने साथ में लिया, और उन तत्वों को लेकर के ये हमारे मार्ग हैं, जिन मार्गों से बॉडी से बाहर निकाला, यूरिन के माध्यम से निकाला, स्वेट के माध्यम से निकाला, ये बॉडी से बाहर निकल रहा है और उसका संतुलन बना हुआ है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनने लगती है कि बॉडी अपना प्रॉपर जो एक्सलेशन का वर्क का जो काम है, जो वर्क है, वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है, और जितना टॉक्सिक्स बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो बॉडी में ही जमा होगा। और फिर बॉडी में जमा होने पे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आप ये देखोगे, जब किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहती है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है किडनी में पड़ता है। और किडनी में जब प्रॉब्लम आ जाने लगती है, तो ये सबसे पहला काम होता है कि ये जो दूषित जो जल है, ये आपकी स्किन के नीचे जमा होना शुरू होने लगता है, स्किन के साथ में भी अंदर बॉडी में जमा होने लगता है, जिसको हम स्वाइलिंग कहते हैं। आपने देखा भी होगा किडनी प्रॉब्लम्स में, किडनी प्रॉब्लम वालों को सबसे पहले स्वेलिंग आती है लेग में, आप उसमें ऐसे उंगली घुसाओगे तो पूरा अंदर घुसने लगता है, इतना इतना स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैरों में आ जाती है, हाथों में आ जाती है, ये पूरे गद्दे बन जाते हैं, इस तरह की चीजें हो जाती है। और जब उनको दवाइयां भी यूज करते हैं, तो दवाइयां खाते हैं, या कोई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी हम लोग देते हैं, या योग करते हैं, या फिर
एक्यूप्रेशर करते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें जब प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो ऐसे गायब होता है एकदम से ही, क्योंकि जैसे ही उनका यूरिन बढ़ता है ट्रीटमेंट के दौरान, फिर उनका यूरिन बढ़ेगा तो ये सारा चीजें जो जितना स्वेलिंग है वो तुरंत खत्म होती है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये हमें समझना है इन चीज़ों में कि ये तत्व जो है इस तरह से काम करते हैं, और इसी प्रकार से अगर कम हो जाएगा कि जितना हमें बॉडी को चाहिए, वो अगर वहाँ पे उतना नहीं हमारे पास है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर उस तरह तब वहाँ पे दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी। वहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ-जहाँ हमें पानी की ज़रूरत पड़नी है, वहाँ-वहाँ से पानी हमें नहीं मिलेगा। और फिर वो क्या करेगा कि जहाँ बॉडी तो काम करेगी अपना काम चलाने के लिए, वो जगह-जगह से वाटर को खींचेगी। तो जब जगह-जगह से वाटर को खींचेगी तो फिर कहाँ से खींचेगी? सबसे पहले ब्लड से खींचेगी। जहाँ-जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे पहले, क्योंकि ब्लड में ही सबसे ज़्यादा फिर वाटर मिलता है उसको। तो ब्लड से खींचेगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो ब्लड गाढ़ा होगा तो फिर उसको फ्लो में प्रॉब्लम होएगी। तो सबसे पहले आपको हाई बीपी होने लगेगा, कोलेस्टेरॉल होने लगेगा। तो ये एक से रिलेटेड जो हम देखते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स, एक छोटी-सी प्रॉब्लम होती है और वहाँ से किस तरह से उसका लिंक बनता जाता है और हमें पता भी नहीं होता है। मतलब आप ये सोचोगे कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कैसे, कब, कहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई है और जाकर के साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद जाके पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये रोग हो गया। जब वो नाम डॉक्टर बताता है कि आपको ये हो गया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा रोग होने में कोई चमत्कार नहीं है कि वो अचानक से प्रकट होता है आपके अंदर, कि हम ये बोले कि कल तक मुझे नहीं था। कोई भी डिज़ीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल तक नहीं था और आज अचानक से आ गया। सिंपल फीवर भी होता है, तो हमें कुछ दिन या कुछ घंटे पहले से ही अनईज़ीनेस लगने लगता है। कुछ ना कुछ सिम्पटम्स बॉडी देने लगती है, लेकिन वो ये कि हम लोगों को समझ नहीं होती, हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। ऐसे ही इसमें भी प्रॉब्लम्स में भी होता है। तो ये हो गया दूसरा तत्व। तीसरा तत्व की जब हम बात करते हैं, तो वो है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व की जब हम बात करेंगे, तो अग्नि तत्व में भी वही है। जैसे बाहर, अब हम बाहर की बात करते हैं, तो बाहर हम किस अग्नि तत्व का मेन स्रोत क्या है? सूर्य। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी अग्नि तत्व है। एक सूर्य को हम एक ही समझते हैं, लेकिन एक सूर्य नहीं होते, कई सारे सूर्य हैं। तो सूर्य हमारे बॉडी के अंदर भी मुख्य जो हम बात करते हैं अग्नि की, तो ये जैसे हम जल को भी अपना प्रॉपर हम देखते हैं, नाप सकते हैं कितनी मात्रा में होना चाहिए, ऐसी अग्नि भी है। अग्नि को आप टेम्परेचर के रूप में देखते हो। सबसे पहले अगर इस वैसे देखना है तो टेम्परेचर सबसे पहला पार्ट है, कि बॉडी का एक टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर किसके कारण है? अग्नि के कारण है। और उसका एक निर्धारित माप भी बताया जाता है आप लोगों को। आप चेक करते हो, इतना है 99, इतना है तो ठीक है, 99 से ऊपर हो गया है, 100 हो गया, 102 हो गया, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, फीवर हो गया। इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं, ये तो एक सिंपल सा पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अग्नि का डिस्टर्बेंस जो है, वो कई तरह के रोगों को उत्पन्न करता है। जैसे जल का करता है, वैसे अग्नि का भी करता है, क्योंकि ये यही है, ये 5 तत्व ही नेचुरोपैथी में मेरे को तो यही लगता है कि सबसे मेन जो पार्ट है, वो है इन 5 तत्वों पे स्टडी करना, इन 5 तत्वों को प्रॉपर तरीके से समझना और फिर उसको बॉडी के साथ में रिलेट करना। आपको किसी डायग्नोसिस की भी बाद में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप समझ जाते हो हर चीज़ को। अग्नि जब हम बात करते हैं, तो अग्नि का मेन काम क्या होता है? अग्नि का काम क्या होता है? हर चीज़ को एक तरह से अग्नि का है शुद्धिकरण का काम। आप ये देखते हो, अग्नि में जो भी चीज़ डालोगे वो शुद्ध हो जाती है, वो जल जाती है, उसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो हट जाती हैं। दूसरा काम उसका है रूप परिवर्तित करना, वो रूप परिवर्तित कर देती है। चीज़ का जो भी, जैसे आप सॉलिड उसमें डालो वो लिक्विड बन जाएगा, तो ये वो रूप परिवर्तित करती है, ये उसका काम होता है। हीट उसका काम होता है, गर्माहट जो बॉडी को देती है वो वही देती है, उसका हीट का काम होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं, तो अग्नि तत्व भी पूरा बैलेंस्ड अवस्था में रहना चाहिए। हमारे शरीर में आयुर्वेद तो कई प्रकार की अग्नियों की बात करता है। हम तो चलो योग में हम बात करते हैं कि हम जठराग्नि की बात कर रहे हैं, कि हमारे जो मूलाधार सॉरी मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र नाभि एरिया जो हमारा है वो समान प्राण का भाग है, और जहाँ पे कि हम अग्नि तत्व की कल्पना करते हैं कि ये मेन हमारा सूर्य मान सकते हैं हम इसको, कि यहाँ से एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलती है, जठराग्नि जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की अग्नि है। आप नॉर्मल भी देखोगे तो हमारे अंदर का एक तापमान होता है, एक अंदर नॉर्मल तापमान है। आप अगर वायु को भी बाहर निकालते हो तो वो गर्म वायु बाहर निकलती है। हम जो बाहर की वायु को अंदर लेते हैं, ठंडी वायु को, और जब एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वो वहां से गर्म होकर बाहर निकल रही होती है। आप यूरिन को देखो, यूरिन भी गर्म स्थिति में बाहर निकलता है वाटर। तो ये बॉडी का एक टेम्परेचर है जो नॉर्मल बना रहता है शरीर के अंदर, और उतना हमें चाहिए जितनी भी वर्क बॉडी के अंदर चलते हैं।
अब डिस्टर्बेंस कहाँ होगा? जहां पे भी वो कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? फंक्शनिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। जहां, क्योंकि एक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई भी एक्टिव होने के लिए, एक्शन के लिए, कोई भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? वो अग्नि तत्व से आएगी। तो अब वो चीज अगर कम होती है तो सबसे पहला एक्शन हमारा डल हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको वीकनेस आएगी, बीपी लो होगा, इनडाइजेशन होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्रीदिंग ट्रबल भी हो सकता है। तो जितने भी काम आपके फिर है स्लो हो जाएंगे, वर्किंग में आपको प्रॉब्लम आएगा। दूसरा मैंने इसमें बताया कि अगर इसमें प्रॉब्लम बढ़ती है, अग्नि अगर बढ़ती है बॉडी के अंदर, और किस किस रूप में बढ़ती, कहाँ कहाँ पे भी बढ़ सकती है, कि किस किस एरिया में जा सकता है अग्नि। जैसे नॉर्मल अगर हम बोल रहे हैं कि जठराग्नि या पेट में हम बोलते हैं, तो वहां पे मेन जो जूसेस हैं या HCl है, अगर अग्नि तत्व बढ़ता है तो वो अधिक मात्रा में निकलेगा और आपको गैस्ट्राइट भी की प्रॉब्लम दे देगा, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉर्मल सी स्थिति है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने कहा कि परिवर्तन जो आएगा फिर वो स्किन के ऊपर भी आएगा, और वहां पे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। जितनी तरह की भी स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी वो अग्नि तत्व की डिस्टर्बेंस से आती है। अब चाहे एक्जिमा बोलो, आप चाहे सोराइसिस बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ऐसे पेशेंट में आप 101% देखोगे कि उनको हीट बहुत रहती है, बहुत हीट है उनकी बॉडी के अंदर। तो वो एक, अब उसके अलावा बॉडी में है, माइंड में भी है। जब ऐसा बढ़ेगा, इस तरह की स्थिति बढ़े, अग्नि बढ़ेगी, तो वो जाकर के सीधे हार्ट पे अटैक करेगी, आपके माइंड पे अटैक करेगी, आपके इंटेस्टाइन पे अटैक करेगी, आपके स्टमक पे अटैक करेगी। तो इतने जगह से ये जब डिस्टरबेंस होता है तो वो परिलक्षित होगा आपके इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर, और खासकर स्किन के ऊपर भी ये चीज देखी जाती है, क्योंकि चमक भी अग्नि ही देती है, स्किन को सही बनाए रखना भी अग्नि का ही काम होता है, और उसको डैमेज भी फिर अग्नि ही करती है। तो इसलिए उसको बैलेंस स्थिति में हमारे इसमें रहना जरूरी है। इसके बाद अगला जो तत्व आता है वो है वायु। और अग्नि भी आप ये देखते हो, अग्नि को भी मैंने बताया ना, हम उसको मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर नाप करके हम बता सकते हैं उसका कि इतना टेम्परेचर है। वायु के लिए भी आजकल तो वायु को भी करते हैं, वाइटल कैपेसिटी आप देखते हो, कई सारी मशीनें बन चुकी हैं इसकी, कि आपकी कितनी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी ब्रीदिंग आप कर सकते हो, उसको भी नाप सकते हैं। तो ये वायु जो है, वायु का क्या काम होता है? वायु का काम होता है मेन गति, एक्टिवनेस। जैसे मैंने बताया ना, क्रिया इसका काम है, एक्शन उसमें भी रहता है, अग्नि का भी है, उसको एक्टिव करने के लिए। और वायु हमेशा चलायमान रहती है, वायु को आप रोक नहीं सकते। वायु को अगर कहीं पे रोकोगे तो वहां पे बमंडर्स उठेंगे, तो बमंडर्स उठेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वायु जो नॉर्मल गति में जो बहती रहती है, उसका काम वही है कि वो कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। तो वही क्या है कि ब्रीदिंग इन आउट, इन आउट, इन आउट होते रहना चाहिए। तो ये इन आउट हो रहा है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप, मैं बोल भी रही हूँ तभी भी हो रहा है, आप सुन रहे हो तभी भी हो रहा है, आप सो रहे हो तभी भी हो रहा है, आप जग रहे हो तभी भी हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हो तभी भी हो रहा है। ये क्या है? एक गति है, एक कंटिन्यूटी में चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए तो, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते मेरे को सांस बाहर ही ना निकले, या अटक जाए, या फिर अंदर ना जाए, तो मैं बोल ही नहीं सकती। अगर आप भी बैठे बैठे सुन रहे हो और अचानक से आपकी सांस ही ना अंदर जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये गति में जहां जहां पे भी अवरोध होगा, तो वायु में ये इसीलिए कहा जाता है कि वायु के माध्यम से, वात, जितने भी आयुर्वेद में कहा गया, वात रोग कहा जाते हैं ना, कि बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन है, दर्द है, तो उसका रीजन, सबसे प्रमुख रीजन जो है वो वात है। इसका मतलब वहां पे माना जाता है कि वहां पे कुछ इस तरह का वर्क हुआ है जिसकी वजह से वात को मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल रही है, वात वहां पे घूम रहा है, वो वहां से आउट नहीं हो पा रहा है, वहां वहां पे पेन होता है। और ये अधिकतर होता है जॉइंट्स में, जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे वात रुकेगा, क्योंकि रुकने का उसका स्वभाव नहीं है, और जब रुकेगा तो वहां पे वमंडर करेगा, वमंडर का मतलब पेन करेगा, इरिटेशन करेगा, खुजली करेगा, जलन करेगा, दर्द करेगा, कई सारी चीजें होंगी, जब वहां पे इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होगा तो जब एक ही जगह पे घूमेगा तो वहां पे टॉक्सिक्स बनते रहेंगे, तो टॉक्सिक्स जब बनते रहेंगे तो वो और क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस बात का भी एक सामान्य अवस्था में होना
बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कंटिन्यूटी में अगर चल रही है, उसका काम चल रहा है, उसकी क्योंकि वो सुखा भी दे, वायु का काम सुखाने का भी और रुक्ष करने का होता है, इस तरह की चीजें बहुत सारे गुण होते हैं वैसे इसके अलावा अलग से अगर देखते हैं, पर नॉर्मल अगर हम उसको समझते हैं तो वहां पे क्या है, इसका है मूवमेंट। जैसे मेरा मैं बताऊं एक सिंपल उदाहरण वायु का आपको दूं कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और मेरा हाथ कुछ एक्शन कर रहा है, तो ये एक्शन किसकी वजह से कर रहा है? ये वात की वजह से एक्शन कर रहा है। और वात किस क्यों कैसे कर रहा है? क्योंकि वात ब्रेन तक पहुंच रहा है, ब्लड के साथ में ब्रेन तक उसका सेंसेशन जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ तक वो सेंसेशन पहुंच रही है, वो डायरेक्शंस जा रही है कि मुझे हाथ को हिलाना है। लेकिन किसी कारण से, जैसे ये है, मैंने अपना हाथ को इस तरह से रोक, यहाँ पे मैंने इकट्ठ करके इसको मैंने कमांड दिया हुआ है और कमांड देकर के इसको रोका हुआ है। लेकिन अगर ये कमांड हट जाए और जो ये वात यहाँ से पूरा उस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो क्या होगा? कमांड टूट जाएगी, और कमांड टूट जाएगी तो फिर क्या होगा? पार्किंसंस रोग देखा है आपने किसी ने? तो उसके बाद क्या है कि आपके अब कमांड में नहीं है, ये बात बढ़ गया है। अब ये बात बढ़ गया है तो वो क्या हो रहा है? ओवर कमांड हो गया है, और ये हिलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, चाहे मैं चाहूं भी तो भी नहीं रुकेगा। कभी आपने देखा होगा पलकें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। तो इस तरह के वर्क जो होते हैं बॉडी में, कई जगह पे बॉडी में पार्ट फटकने लगते हैं, इस तरह के मूवमेंट होने लगते हैं। कई लोग को पैर को हिलाने की आदत होती है, वो हिलाते ही रहते हैं। तो ये वात जो है, ये वात काम करता है इस तरह की डिस्टर्बेंस। तो इसलिए हमें इसमें, क्योंकि नेचुरोपैथी के साथ में जब हम बोलते हैं वायु की, जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी हम फिर आयुर्वेद के साथ में जब कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी वहां पे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम थेरेपी में पढ़ेंगे तो ये पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्रॉब्लम के साथ में तब आप उसको रिलेट करोगे। और सबसे लास्ट में जब आता है वो है आकाश। आकाश की जब हम बात करते हैं तो आकाश अपने आप में है क्या? आकाश कुछ भी नहीं है, शून्य है। उसको हम जब मान रहे हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये वायु है, वायु को हम किस तरह से पहचान रहे हैं? स्पर्श से पहचान रहे हैं कि वायु चल रही है, पंखा चल रहा है, ये तो घूमते हुए देख रहे हैं, ये हवा हम तक आ रही है, स्पर्श त्वचा के माध्यम से हम जान रहे हैं, है ना? बाकी चारों तरफ जान रहे हैं, लेकिन आकाश को हम कैसे जानेंगे? आकाश को कैसे पहचानेंगे? आकाश को किस रूप में हम मेजर करेंगे? क्योंकि चार तत्व तो हमने कर लिए, क्योंकि ये आकाश वो है जिस जो कि इन चार तत्वों को अपने अंदर रहने की जगह देता है। आकाश के अंदर ही पृथ्वी है, आकाश में ही जल है, आकाश में ही वायु है, आकाश में ही अग्नि है। आप इसलिए हम जो पूरा ब्रह्मांड आप देखते हो, सूर्य भी वही है, पृथ्वी भी वही है, समुद्र भी वही है, सभी चीजें वही है, चारों चीजें उसमें है। तो अब फिर आकाश अपने आप में क्या है? आकाश को जो हम देखेंगे तो आकाश कुछ नहीं है, आकाश है शून्य, खालीपन, स्पेस, स्थान। जैसे हम नॉर्मल आकाश की बात करते हैं तो हम आसमान देखते हैं, सभी लोग यही करते हैं कि आकाश कौन है? ऊपर आकाश है, ऊपर आकाश नीचे पाताल, हम यही बोलते हैं। तो आकाश सिर्फ ऊपर नहीं है, आकाश ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे, हर जगह आकाश है। हम सिर्फ उसको आकाश नहीं बोल सकते। आकाश का मतलब स्पेस, खाली स्थान। तो खाली, अब जैसे खाली स्थान, ये जहां मैं बैठी हूँ आप देखो, मेरे सिर के ऊपर भी खाली है, मेरे लेफ्ट में भी खाली है, राइट में भी खाली है, और नीचे जहाँ पैर है वहां पे भी खाली है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। और अगर आकाश नहीं होता तो हम इस स्टेज पे होते ही नहीं, ऐसे बैठ ही नहीं सकते थे। तो इसको कहते हैं आकाश जो है। अब वो जितना बाहर सब जगह आकाश है, ऐसे ही शरीर भी है। अभी अब शरीर को हम बात करें तो शरीर में आकाश कहाँ है, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आकाश में प्रॉब्लम आएगी तभी चारों जो हमारे तत्व है इसमें प्रॉब्लम आएगी। और आकाश की वजह से ही अग्नि में प्रॉब्लम हो सकती है, वायु में हो सकती है, पृथ्वी में हो सकती है, जल में हो सकती है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? इसमें सबसे पहले ये समझना है कि आपके शरीर में आकाश कहाँ कहाँ पे है। जैसे मैंने बताया, हमने कहा पृथ्वी आप देख रहे हो पूरा, मैंने आपको बताया कि आपका मांस, आपकी हड्डियां, जो चीजें, ये सब पृथ्वी है। आपकी बॉडी में जल, अब जल किस किस रूप में? जल भी आपकी बॉडी में सब जगह है। आपका पसीने के रूप में जल है, आपके यूरिन के रूप में जल है, आपके ब्लड में पूरा जल है, आपके स्लाइवा में जल है, जो मुंह में स्लाइवा निकल रहा है वो वाटर है, आपके जितने हार्मोन्स है वो जल है। तो सभी चीजों में जल, पानी तो आपका है ही।
तो अब उसी तरह से अग्नि की भी मैंने बात करी, इसी तरह से हमने वायु की बात करी कि कण-कण में वायु, अब लेकिन आकाश कहाँ-कहाँ पे? तो हम ये जब बोल रहे हैं कि आकाश पूरा शरीर में आकाश है, तो उसको किस रूप में आप देखोगे कि सबसे स्थूल से ही शुरू करते हैं। चलो स्थूल से अगर शुरू करें, तो सबसे पहले आप अपने मुँह को ही देख लो, अपने फेस को देखो। आपके फेस में कितने सारे आकाश हैं। आपका मुँह जब आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर पूरा एक तरह का होल है, एक खालीपन है। जहाँ पे आपके दाँत रहते हैं, जहाँ पे आपकी जीभ रहती है, जहाँ पे आपके सारे सलाइवा निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, आप वहाँ पे खाना रखते हो, चबाते हो, सब कुछ काम करते हो। अगर ये उसके अंदर ये होल आकाश नहीं हो, तो ये काम ही नहीं हो सकता। ना चबाने का, ना खाने का, कुछ भी चीज़ें। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे की तरफ अगर जाओगे, तो 2 पाइप बने हुए, दोनों के बीच में छेद है। एक से वायु जाती है, एक से खाना जाता है। तो अगर वो दोनों के अंदर छेद छेद मतलब वो आकाश नहीं होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहीं से आप समझ पाओगे, कान आपने देख लो, कान के अंदर छेद है, अगर हम यहाँ से कुछ डालेंगे, यहाँ से निकलेगा, पूरा आर-पार ये हो सकता है। तो ये आकाश अगर हट जाए, कानों के छेद अगर ये चीज़ें बंद हो जाए, हम कुछ डालते हैं तो सुनाई देना बंद हो जाता है। अगर थोड़ा और नीचे जाओगे, तो आपके लंग्स हैं, दोनों तरफ आप यहाँ से जाकर के बँट जाते हैं और बँट करके पूरे वॉल्व हैं, आपने देखा ही है लंग्स कैसे होते हैं। तो पूरे के पूरे वो आकाश है उसके अंदर। एक गुब्बारे को जब आप फुलाते हो, गुब्बारे के अंदर अगर आकाश ना हो, उसके अंदर कुछ भर दो बहुत सारा, तो क्या उसको पूरा फुला सकते हो? नहीं फुला सकते। ऐसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो फिर एक स्टमक आता है। स्टमक भी अगर खाली नहीं होगा, उसमें आकाश नहीं होगा, तो खाना कहाँ जाएगा इकट्ठा होगा? कहाँ पे जाकर के उसका पूरा डाइजेशन होगा? कहाँ पे जाकर के वो पूरा का पूरा उसका मिक्सचर बनेगा? और मिक्सचर में से वो उसको तोड़-फोड़ के अलग करेगा, अलग-अलग चीज़ें जो होती हैं डाइजेशन की, वो कैसे हो सकती हैं अगर वहाँ पे स्टमक ही ना हो? अब उसके साथ में भी जब अगर आगे आप देखोगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने लंबे-लंबे पाइप हैं, उनके पाइप के अंदर का होल जो है वो सारा आकाश है। ये तो मैं इतना स्थूल में बता रही हूँ, उसके अलावा भी अगर आप और देखोगे, थोड़ा-सा और आगे की तरफ जाएँ कि थोड़ा देखें तो जितनी भी हमारी आर्टरीज़ हैं, जितनी हमारी वेन्स हैं, जो हमारे ब्लड को पूरा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, उसके अंदर भी क्या है? आकाश है। अगर वो आकाश ना हो तो बायपास सर्जरी करनी पड़ती है, सीधे-सीधे, क्योंकि फ्लोइंग में प्रॉब्लम हो जाती है। अंदर का जो स्पेस है, वो स्पेस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, या जो भी इस तरह की ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आ रहा है, बायपास सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या है? सिंपल सा एक पार्ट है कि वहाँ पे आकाश जो है, स्पेस जो है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम ही हमें दूर करनी है। इससे भी और अगर देखना है आपको, तो आप इसके अलावा आप देख सकते हो, अपनी स्किन देख लो। आपकी पूरी की पूरी जो स्किन जो दिखाई दे रही है, जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये भी एक छन्नी है पूरी तरह से। आप सूक्ष्म दृष्टि से जितने देखोगे, जितने भी आपके रोम्स हैं, ये रोम दिख रहे हैं, जितने हम बाल देखते हैं, उतने-उतने छेद हैं बॉडी के अंदर। और जब आप इसको पूरी तरह से देखोगे, तो ये पूरी की पूरी जाली की तरह दिखेगी आपको। वहाँ पे भी स्पेस है। तो इस तरह का स्पेस, आकाश हर जगह शरीर में हमारे है, और वो आकाश उतनी मात्रा में बना रहना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहते हैं। जहाँ-जहाँ पे भी आकाश में प्रॉब्लम होगी, वहाँ-वहाँ पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब आप सिंपल तौर पे देखोगे कि अगर हमने बात की, जैसे मैं भी बात कर रही थी, मुँह का आकाश, मुँह में आकाश, ये मैं बात करी, यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपके मुँह में छाले हो जाएँ, अंदर छाला हो जाता है, जीभ में हो जाता है, गले में, गाल में हो जाता है, या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद आप मुँह नहीं खोल पाते, उसका आकाश ही कम हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आप खाना नहीं खा पाते, आप अंदर कुछ डाल नहीं पाते। कान में अगर डस्ट इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो, उसकी प्रॉपर सफाई आप ना करो, तो वहाँ पे भी आपका आकाश तत्व कम हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। और फिर उसके बाद अगर पस बन गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तब तो और ज़्यादा खत्म स्थिति बन गई, क्योंकि वहाँ पे जो खालीपन रहना चाहिए था, वहाँ पे डस्ट जम गई है, पस जम गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। श्वास नलिका जो हमारी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में, जब कभी आप देख, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हम उसको बोलते हैं। क्या है प्रॉब्लम? हम बोलते हैं स्वेलिंग आ गई है, उसमें कफ जम गया है। तो अब क्या होगा? स्वेलिंग आने के कारण जो छेद है, वो सिकुड़ जाएगा।
क्योंकि उसने एरिया घेर लिया है उसका, और सांस अंदर जाने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वहां से आप कैसे जाएगी, फिर सीटी की तरह आवाजें निकलने लगती हैं, फिर हम खींचते हैं सांस लेने के लिए। तो अंदर बाहर करने के लिए ही हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि स्पेस नहीं रहा। ऐसे ही अगर आप लंग्स की बात करोगे, एक सेकेंड है, हेलो, हम नहीं, तो ये इस तरह से जब हम देखते हैं कि आकाश में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहां से ये समस्याएं शुरू हो जाती है। लंग्स में भी अगर आप देखोगे, अस्थमा की प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं अस्थमा इस तरह का है, लाइलाज बोलते हैं, दमा दमा के साथ जाएगा, दमा ठीक नहीं हो सकता, इस तरह की प्रॉब्लम हमने सुनी है शुरू से पहले से। लेकिन उसको देखो तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह से उसको समझोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कि आपके जो लंग्स हैं, जो आपके लंग्स के साथ में जुड़ी हुई जो नलिकाएं हैं, उनका आकाश तत्व खत्म हो रहा है, उनका आकाश तत्व कम हो गया, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से एयर प्रॉपर तरीके से अंदर जा नहीं रही है, प्रॉपर तरीके से बाहर आ नहीं रही है। क्योंकि अगर अंदर जाती है तो जाके वहीं अटक जाती है, और अटक करके फिर वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि अटैक्स आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनको अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं, उस तरह से करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। ऐसे अगर स्टमक की बात करोगे, स्टमक में अगर पहले से ही भरा हुआ होगा कुछ भी चीज, तो आप उसमें एक्स्ट्रा कैसे डालोगे। अगर आकाश तत्व तो वहां पे जैसे अपच है, किसी को अजीर्ण की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम होती है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि हमने कोई खाना खाया, खाना जा करके हमारे स्टमक में गया, हमारे स्टमक से उसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में, 2.5 घंटे में वहां से पास ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी आदतें कुछ इस तरह की होती है कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे हमारी अग्नि धीमी हो जाती है, तो उसका काम धीमा हो गया, तो जो 2 घंटे में होना है उसको 6 घंटे तक लग जाते हैं। तो 6 घंटे में हम तब तक दोबारा खा लेते हैं कुछ ना कुछ। जब दोबारा खा लेते हैं तो अब ये कंडीशन बन जाती है कि हमारा स्टमक कभी एम्प्टी हो ही नहीं रहा है। जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक हम पीछे से फिर से भर देते हैं, सारा का सारा एक साथ एम्प्टी नहीं हो पाता। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि वहां पे अगर इस तरह की चीजें बार बार बनी होंगी, तो अब जब यहाँ पे होगी, तो यही प्रक्रिया आगे आंत में जाएगी, आंत की भी वही प्रक्रिया होगी, और जब आंतों की प्रक्रिया होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर आंत भी अपना काम करना स्लो कर देगी। तो अब इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जो है वो प्रॉब्लम वहां पे जुड़ता जाता है। तो ये हमें समझना है। तो ये 5 तत्व मेन होते हैं। इन पांचों तत्वों में जहां पे डिसबैलेंस की हम बात करने की, ये 5 तत्व अगर आपकी बॉडी में सही ढंग से हैं, आपका आकाश तत्व प्रॉपर तरीके से है आपकी बॉडी में, आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे, आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी, आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर रहती है, स्टमक आपका हमेशा प्रॉपर खाली होता है 2.5-3 घंटे के बाद, उसके बाद आप उसको बार बार किसी चीज से भरते नहीं है, तो वो प्रॉपर सही रहेगा। टाइम आने जितना भी जब हम खाएंगे उस समय पे प्रॉपर जूसेस का सिग्रेशन करेगा, तो वो एक स्वस्थ स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही जब हम एक सीमित समय में आंतों में आगे की तरफ पास ऑन करेंगे, तो उसका एक टाइम पीरियड है कि वो 2.5 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर छोटी आंत से बड़ी आंत में मल चला जाएगा। बड़ी आंत का एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसको टाइमली बॉडी से बाहर कर दी। तो ये एक सिस्टम बन जाता है अगर आपका आकाश तत्व प्रॉपर तरीके से वर्क है कर रहा है, या आकाश तत्व आपकी बॉडी में सही ढंग से है। लेकिन जहां जहां पे भी हमने आकाश तत्व में डिस्टरबेंस कर दिया है, वो हमारे हम ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही कहीं से हो रहा है, हम ही करते हैं। और उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम यही से होती है, क्योंकि हमारी आदतें, हमारा डाइट, हमारी दिनचर्या, ये जब सारी चीजें हम कई कई समय तक एक जैसा तरीके से गलत चलाते हैं, तो वहीं से ये प्रारंभ होना शुरू होता है, वहीं से जमा होना शुरू होता है। और फिर हमें पता कब चलता है, क्योंकि देखो सिस्टम एक ऐसा होता है, हम अपना काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम फिर भी चल रहे हैं, या हम अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चीजें बॉडी भी करती है।
वो शरीर भी कर रहा है, वो आपको एक सिग्नल देगा, 1 बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, फिर उसको देना बंद कर देगा। ये सिंपल सा फैक्ट है कि जैसे होता है ना, कोई चीज किसी ने बोली, हमने सुनी नहीं, फिर दोबारा बोली, हमने नहीं सुनी, फिर अब तीसरी बार में, अगली बार में लगेगा छोड़ो, बोलने का कोई फायदा ही नहीं। फिर अलार्म कब बजता है? जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब तक बॉडी अपने आप करती रहती है, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा डॉक्टर अपने आप है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। वो अपने आप को हील करती रहती है, वो अपने आप अपने सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो उसके हाथ की बात नहीं होती, तो फिर वो बड़े अलार्म देना शुरू करती है। तो वो बड़े अलार्म होते हैं डिजीज के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, कि हमें अवेयर होना ही पड़ता है उस चीज के लिए। या फिर ज्यादा क्या होगा, तीव्र रोग आ जाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पे आपके एक्यूट प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा, या आपको जाना ही पड़ेगा बेड में, आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, या आपको खाना छोड़ना ही पड़ेगा। आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले मुंह का स्वाद चला जाता है, मुंह में कड़वापन आने लगता है और भूख मर जाती है। ये नेचर अपने आप ही करती है, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती उस समय पे कुछ ना कुछ खाते हैं। जबकि नेचर ने अपने आप ही बना दिया है कि इस समय पे बॉडी को डाइट की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, उसको रेस्ट की जरूरत है, डिटॉक्सिनेशन की जरूरत है। जो जमा है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो वो एक अलग प्रक्रिया से काम कर रही होती है, और हम उसके साथ पे उल्टा काम कर रहे होते हैं। कहीं हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कहीं हम पटंग खाना खा रहे होते हैं, कहीं हम कुछ कर रहे होते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो नेचुरोपैथी का मतलब ही यही है कि हम सही चीज को समझे, सही डायरेक्शन को समझे, बॉडी को समझे, बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझे, उसके वर्क कल्चर को समझे। क्योंकि हम चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल मॉडल साइंस की तरह तो समझना ही है, उसको समझना है, लेकिन उसको हमें इस तरह से भी समझना है कि जो ये 5 तत्व हैं, और उसके साथ में अब आगे जैसे आप लोगों ने योग पढ़ा हुआ है, तो योग में पंचकोश की बात भी की जाती है, त्रिगुण की बात भी की जाती है। इन सभी चीजों को भी हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो थेरेपी है वो एक फिलॉसफी को लेकर को फॉलो करती है। तो उसको लेकर के जब हम चलते हैं, तभी हम एक होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसकी बात कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इन 5 तत्वों को हमें समझना चाहिए, तब जाकर के हम नेचुरोपैथी में आगे बढ़ेंगे और आगे उसका काम कर पाएंगे। तो ये 5 तत्वों पे हमने आज बात की। इस पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, उस पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट फिर कल हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स पे, और जो इसकी प्रिंसिपल्स है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है, उसके ऊपर बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है जितना मैंने अभी बताया इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन हो किसी का? हेलो, किसी को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। जितना पॉइंट बताया सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी आप अगर समझोगे तो ये 5 तत्वों को अपने अपने शरीर में पहचान पाओगे प्रॉपर तरीके से कि किसके शरीर में बैलेंस्ड है और किसके शरीर में नहीं है। बता पाओगे कुछ? कैसे पहचानोगे कि कौन से तत्वों का डिस्टरबेंस है? अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको हम कैसे इस तरह से जानेंगे कि इसमें कौन से तत्वों का डिसबैलेंस हो रहा है? अगर सिंपल तौर पे मैं अगर आपको अभी हमने इतनी बात की है, तो उसमें अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि उसका बीपी लो हो रहा है, तो वो क्या है, आप क्या बोलोगे? आप उसको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है? तभी तो सब सुन के तभी तो पता चलेगा ना कि आपने समझा है उस चीज को। कौन से तत्व में प्रॉब्लम हुई है? मैम अग्नि तत्व कम हो गया हो। अग्नि तत्व कम हो गया हो। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ है? बीपी लो हो गया हो। हाँ, बीपी लो। तो बीपी लो होने का ये क्या है कि वर्क जो आपका फंक्शनिंग है भी हार्ट की, उसके मैंने क्या यही बोलता ना कि जब वर्क हो रहा है उस वर्क में वहां पे धीरे धीरे करके डिटोरेशन होने लगता है, या फिर वो उतनी स्पीड से या उस वाली गति से अपना काम नहीं कर रहा है ना। और अगर मैं कहूँ कि किसी को पैरालिसिस हो गया, तो ये क्या किस तत्व की प्रॉब्लम होगी? अभी मैंने आई कुछ टाइम पहले थिंक उदाहरण भी आई दिया था। आई थिंक मैम शायद पृथ्वी तत्व की कमी। नहीं, पृथ्वी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है इससे।
मतलब ही नहीं है। Then I don't know, ma'am. देखो, पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है वो हमेशा आपको दिखने में बिल्कुल सही लगता है ना, उसकी पृथ्वी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मोटा नहीं दिख रहा है, पतला नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बताओ महिमा। आकाश तत्व की। आकाश तत्व की, और कहाँ पे आकाश कम हो जाएगा? जिस बॉडी में उसको पैरालिसिस हुआ है उसमें, उस बॉडी के ऑर्गन में। नहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी को लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ है, या हाथ हुआ है, या कोई फिंगर हो गई है, क्योंकि पैरालाइज तो कहीं भी हो सकता है ना, कि हमने कहा कि कुछ लोगों के साथ होता है कि 2 फिंगर पैरालाइज हो गई हैं, वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो अब यहाँ पे हम आकाश को कैसे रिलेट करेंगे? मैंने बताया था अभी आपको, उसको जब सुने तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। कनेक्शन कहाँ से टूटेगा? ब्रेन से टूटेगा ना उसका कनेक्शन, तो किससे? वायु। पहले ही मैंने जो कहा था कि एक तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो विंड अटैक भी बोलते हैं इसको, जब कभी इसमें क्लॉट वाला पोर्शन बनता है तो ब्रेन से उसका कनेक्शन टूट जाता है, वहां से वहां तक गति उसकी नहीं जा रही, जो ब्रेन में जो सेंसेशन है या जो डायरेक्शन से वो हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे, या उस उंगली तक नहीं पहुंच पा रहे, या उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो पैरालाइज है, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसको और स्टडी करिएगा, पूरे 5 तत्वों की जो हम बात कर रहे थे इसमें, इन 5 तत्वों को पूरा स्टडी करना कि इसमें और चीजें क्या क्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट इसमें था, इन्होंने और कौन सा दिया था सर ने इसमें, हाँ, दूसरा इसमें एक चीज और आती है कि हमने जब इन 5 तत्वों की बात करी, इनकी उत्पत्ति की बात की, अब आता है इसमें कि प्राकृतिक चिकित्सा में इन तत्वों को हम यूज कैसे करते हैं, और दूसरी बात ये कि इसकी हिस्ट्री के बारे में हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ से आया है। तो कोई हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ा है आपने इसका, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास बताओ, इतिहास पढ़ा है कुछ इसका? अच्छा, सिर्फ इतना बताओ कि प्राकृतिक चिकित्सा का उद्गम भारत में हुआ है या बाहर हुआ है? कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। तो आपने ये पढ़ा नहीं है। देखो, प्राकृतिक चिकित्सा जो है, आ जाओ तुम अंदर आके कर लो अपना काम, तो वो भी थोड़ा चलेगा 1 घंटे से, बाकी तुम उसको ना वाला हो गया था हमारा, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम दूसरे वाले में पेपर डालना शुरू कर दो, वही वाले पेपर जाएंगे सेम, बस नाम चेक कर लेना, वही वाले पेपर उसमें जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये भारत से ही उदय हुई है, क्योंकि जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं या कोई भी थेरेपी, इवन मॉडर्न साइंस भी जो है उसको भी अथर्ववेद ही माना जाता है कि अथर्ववेद से ये प्रारंभ हुई है। तो इसलिए जब आपको पता है कि आपके वेद जो है सबसे प्राचीन है, तो इसलिए जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान का मेन स्रोत तो भारत ही, इंडिया ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि प्राकृतिक चिकित्सा में भी जो 5 तत्वों की चिकित्सा अगर आप देखोगे तो हमारे वेदों में हर चीज का वर्णन है, जल चिकित्सा का वर्णन है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ना कभी, कि उसमें जल चिकित्सा का वर्णन है, मिट्टी चिकित्सा का वर्णन है, इवन मिट्टी का वर्णन है कि कौन सी मिट्टी को यूज करना चाहिए, ये बताएंगे हम आपको जब आगे की क्लासेस में मिट्टी चिकित्सा पढ़ेंगे, तो कौन सी मिट्टी यूज करनी चाहिए वो भी बताया गया वहां पे। वायु वात रोग योग में पूरा का पूरा वायु का वर्णन किया गया, 10 प्रकार की वायु की बात की जाती है हमारे यहाँ पे, 10 प्रकार की जो वायु है, वायु मतलब प्राण, जिसको प्राण के साथ यूज किया गया वही वायु है, तो उनको 10 प्रकार के प्राणों की बात वहां पे की गई है। तो प्राचीन जो जो पद्धति की अगर इतिहास की हम बात करते हैं वो यहीं पे ही है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि पहले सभी इसको यूज करते थे प्राचीन समय में, लेकिन धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि इनकी जो पद्धतियां रही हैं वो कर्म कांड में ज्यादा आ गई, जैसे कि स्नान ही थे तो वो थेरेपी की तरह भी यूज होते थे, लेकिन उसको धर्म से जोड़ दिया गया क्योंकि उस समय पे धर्म का बोलबाला था, तो हमने उसको कार्तिक स्नान, श्रावण स्नान, ग्रहण स्नान, कई तरह के पूर्णिमा स्नान, इस तरह के नामों से भी आप देखोगे कई तरह की चीजें भारत में मिलती हैं। मिट्टी चिकित्सा की में भी आप बहुत सारी चीजों को उसमें पाओगे कि जितने भी आदिवासी लोग आजकल भी अभी भी इस समय पे भी हैं, कि जो ऐसे एरियाज है वहां पे जो पहले पद्धतियां चलती थी वो आज भी चलती हैं, और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या किस तरह के जो भी
विषैले तत्व होते हैं उनको नष्ट करने के लिए मिट्टी का ही प्रयोग होता है। तो इसका इतिहास जो है वो यही है, लेकिन धीरे-धीरे करके ये बदल माना जाता है कि औषधि युग आने तक जो कहा जाता है रामायण काल को, कि और उस समय पे जब राक्षसों में का बोलबाला ज़्यादा हुआ तो उन्होंने उनमें संयम की कमी हो गई, और संयम की कमी होने क्योंकि इसमें इस चिकित्सा पद्धति में सबसे ज़्यादा आवश्यकता अनुशासन और संयम की होती है। तो संयम की जब कमी हो गई तो उस समय पे फिर उनको क्या किया, क्या रहा कि संयम वो कर नहीं सकते थे। तो संयम नहीं कर सकते तो औषधियों का प्रयोग करना शुरू किया। तो वहाँ से फिर औषधि युग आया। औषधि युग में भी मुख्य रूप से जो आयुर्वेद माना जाता है। आयुर्वेद भी बहुत पहले से था, लेकिन उस समय पे फिर वो ये चीज़ नीचे दब गई और वो चीज़ ऊपर उठ गई। तो ये माना जाता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके भारत से में ये चीज़ें कम होने लगी, और इसके बाद इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो विदेशों में ज़्यादा हुआ, खासकर जर्मन में। जर्मन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, तो वहाँ जितने भी आप देखोगे नेचुरोपैथिस्टों के नाम देखोगे ना, जितने भी पुराने नेचुरोपैथिस्ट हुए हैं, वो यहीं के हैं। अमेरिका के हैं, जर्मन के हैं और ज़्यादातर जर्मन के हैं, फ्रांस के हैं, कि यहाँ पे और वो भी खासकर आप देखोगे कि जो मेन नेचुरोपैथिस्ट हुए हैं, वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वो कोई मेडिकल की पढ़ाई करे हुए नहीं थे, वो नॉर्मल व्यक्ति थे, जो कि थोड़ा बहुत जानकार भी नहीं मानेंगे इनको, जैसे कि वेंसिस प्रिंसेस का नाम आपने सुना होगा, तो वेंसिस प्रिंसेस को जनक माना जाता है हाइड्रोथेरेपी का। लेकिन वो एक चरवाहा थे। चरवाहा मतलब जो जानवरों को चराते हैं, वो उनको चरवाहा कहा जाता है। तो आप सोचो कि कहाँ, और उनके जो शिष्य बने हेनरी लिंडराड, जिनको माना जाता है वो एमडी थे, मेडिसिन में एमडी थे। सोचो, वो उन्होंने अपनी एमडी छोड़ करके, अमेरिका गए थे, छोड़ करके उनका शिष्यता ग्रहण करके उन्होंने नेचुरोपैथी में काम किया। तो नेचुरोपैथी की जो इतिहास की हम बात करते हैं, वहाँ पे मेन था कि एक चीज़ इसमें आती है कि जितने भी नेचुरोपैथिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट बेस्ड पद्धति बनाया है, कि सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर कुछ लोगों के ऊपर किया, तब जाकर के इसको एक पद्धति का रूप दिया, इसको एक सैद्धांतिक परिवेश में लेकर के आए और तब जाकर के वहाँ पे इसको चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया। तो ये इसकी मेन हिस्ट्री आती है, कि पहले भारत से शुरू हुआ, भारत से शुरू होकर के फिर ये बाहर के लोगों ने इसको अपनाया, और उसको अपनाने के पीछे एक जिज्ञासा ही थी, कि जिज्ञासावश कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को किया, वहाँ से वो चीज़ें उनको पता चली और उसको फिर उन्होंने धीरे-धीरे करके विकास किया, और वो आज इस स्थिति में पहुँच चुके हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज आ गई है इसमें नेचुरोपैथी में, कि हम आप खुद ही देख रहे हो कि आप पढ़ रहे हो। इससे पहले पुराने समय से भी अब इसमें कोर्सेज़ चलने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज़ चलते हैं, और एक से एक मशीनें आ चुकी हैं, एक से एक चीज़ें इसमें जुड़ चुकी हैं, तो अब तो बहुत एडवांस हो चुका है। लेकिन जो उसकी हिस्ट्री थी, उसमें यही माना जाता है कि ये चिकित्सा पद्धतियाँ इस तरह से निकली है, कहीं जंगल से निकली, तो किसी ने जानवरों को करते हुए देखा कुछ चीज़ को, वहाँ से उठा करके ले लिया। कुछ लोगों ने अपने आप में उसका प्रयोग पहले किया, मिट्टी का प्रयोग करके देखा कि इसमें क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो उसपे इफ़ेक्ट देखने के बाद तब हमने उसको प्रयोग किया। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि आज भी ऐसी स्थिति है। आज भी अगर कोई भी ट्रीटमेंट है, अगर कोई भी नेचुरोपैथिस्ट अगर है, तो जब तक वो उसको खुद अपने आप में अप्लाई नहीं करता है, तब तक वो अच्छा नेचुरोपैथिस्ट नहीं बन सकता। क्योंकि चाहे वो नेचुरोपैथी हो चाहे योग हो, जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से खुद नहीं करते हैं, तब तक आप दूसरे को बताने की स्टेज में नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसमें भी ऐसी चीज़ें आपने करनी है कि जो भी चीज़ें हम अगर सीखें, करें, तो उसका प्रैक्टिकल पार्ट आपको ज़रूर होना चाहिए, आना चाहिए, और प्रैक्टिकल किस तरह से उसको यूज़ करना है, कैसे अपने आप जीवन में उसको अपनाना है, उसको जानना भी ज़रूरी है। और फिर अपने आप में देखो, जैसे कि मैं आज एक डॉक्टर हूँ, मैं हम ट्रीटमेंट करते हैं और हम सबको मड पैक लगाते हैं, हिप बात देते हैं या इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, और सब ट्रीटमेंट में कह रहे हैं इसमें ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, और खुद मैं उस रोग से ग्रसित हूँ और मैं अपने लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो ये बेकार की बात होती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को देखना है कि मुझ पे ये असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप पे असर होगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ, ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं और ये इस तरह से फ़ायदा करती है। जब मैंने ये चीज़ें किया, तो तब जाकर के उसने फ़ायदा किया, जब मैंने ये चीज़ें इसमें गलत किया, तो फिर मुझे कम फ़ायदा हुआ। ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि जब आपने इस तरह से किया होता है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अच्छा ट्रीटमेंट टेक कर सकते हो। और सिर्फ पढ़ करके, सिर्फ सुन करके अगर करोगे, तो वो चीज़ नहीं आएगी। वो सिर्फ उसपे आपको 20% 30% तक ही इफ़ेक्ट या फ़ायदा मिल सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जभी भी आप इसमें करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आप इसको
सीखे, पहले प्रॉपर सीखे, पहले तो पढ़े। सबसे पहला चीज आता है स्टडी, स्वाध्याय। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद फिर उसका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल, और तब उसका फिर प्रयोग, और जो कि पहले अपने ऊपर होना चाहिए फिर दूसरों के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से इसको आगे यूज करोगे आप लोग, इसका ध्यान रखिएगा।